हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं सॉइल मैकेनिक्स का शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कराने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा आप सीरीज़ देखते हैं सॉइल मैकेनिक्स का शॉर्ट नोट्स का, तो काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आप करके आइएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स का, ओरिजिन ऑफ द सॉइल। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉइल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। देखिए, आपको ऐसे भी पता है कि जो रॉक होता है उस वही जब टूटता है, पत्थर जब टूटता है तो मिट्टी बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, मतलब सॉइल का जैसे वाटर साइकिल आप पढ़े होंगे कि पानी सबसे पहले क्या होगा, वर्षा के थ्रू नीचे आया, फिर इवापोरेट होकर ऊपर गया, उसी तरह से क्रम चलते रहा। उसी तरह जियोलॉजिकल साइकिल में क्या होगा कि सबसे पहले क्या होता है, वेदरिंग होता है। ठीक है, फिर वेदरिंग वेदरिंग होगा, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, इसके बाद डिपोजिशन होगा, और इसके बाद क्या होगा, अपहीवल होगा। वेदरिंग में पत्थर जो है वो टूटेगा, ट्रांसपोर्टेशन में उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा, इसके बाद डिपॉजिट होगा, इसके बाद अपहीवल होगा। फिर से यही वाला जो सॉइल मास है, पत्थर का फॉर्म लेके फिर से ये प्रोसेस चलते रहेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि वेदरिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है और अपहीवल होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि वेदरिंग जो होता है कौन कौन सा टाइप से होता है। तो सबसे पहला जो हो गया फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग कैसे होगा, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज के कारण फिजिकल वेदरिंग होगा। इम्पैक्ट एंड इरोजिव एक्शन ऑफ रेन एंड फ्लोइंग वाटर, वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, इसके वजह से वेदरिंग होगा। टेम्परेचर जब चेंज करेगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। इम्पैक्ट एंड इरोजिव एक्शन ऑफ रेन, जो वर्षा का पानी होता है पत्थर के ऊपर में, तो सपोज दैट ऐसे पानी हुआ तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट से हुआ, इरोज करके ले गया इसको। ठीक है, फ्लोइंग वाटर के वजह से होगा। वेजिंग एक्शन ऑफ आइस के वजह से, जैसे कि मान लीजिए ये आपका पत्थर है, सपोज दैट जैसे गुफा वगैरह में देखे होंगे पत्थर, इस तरह का पत्थर है, यहाँ पे सपोज दैट बर्फ का जो है फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, बर्फ जब पिघला तो यहाँ पे क्या होगा, पत्थर जो है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये पत्थर टूटेगा वहां से तो मिट्टी बनेगा। तो इस तरह से वेजिंग एक्शन ऑफ आइस हो गया, फिजिकल वेदरिंग में आ जाएगा। ठीक है, पेनेट्रेशन ऑफ प्लांट रूट्स, इसके वजह से भी हो सकता है। प्लांट रूट जो होगा, जब पौधा जो है इसका जो रूट जो है जब इधर उधर एक्सपेंड होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये जो आपका पत्थर है वो क्या होगा, टूट सकता है। तो ये आपका फिजिकल वेदरिंग के वजह से होता है। फिजिकल वेदरिंग में कौन कौन सा सॉइल प्रोड्यूस होता है, तो फिजिकल वेदरिंग में कोर्स ग्रेन्ड सॉइल प्रोड्यूस होगा, कोहेशन लेस सॉइल प्रोड्यूस होगा। इसका एग्जांपल ग्रेवल और सैंड है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोनेशन होगा, हाइड्रेशन होगा, सॉल्यूशन होगा, लीचिंग होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। ये आपका केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत आता है। ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, लीचिंग और हाइड्रोलिसिस, किसी से भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो आपका ये प्रोसेस देगा, इसमें से एक प्रोसेस को मिस कर देगा और बोलेगा कौन सा उसमें से प्रोसेस होगा। तो ये आपको याद रखना है, क्रम याद रखना है आपको। ठीक है, इस ये केमिकल वेदरिंग के वजह से कोहेसिव सॉइल मिलता है, क्लेई सॉइल मिलता है। केमिकल वेदरिंग कोहेसिव सॉइल, ये आपका कोहेसिव सॉइल मिलेगा, क्ले मिलेगा। लेकिन फिजिकल वेदरिंग में क्या मिलेगा, कोहेशन लेस सॉइल मिलेगा, जैसे कि ग्रेवल और सैंड। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक एसिड निकलता है उसमें से। ठीक है, अब आते हैं हम रेसिड्यूअल सॉइल क्या होता है। रेसिड्यूअल सॉइल को हम लोग सेडिमेंट्री सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। जैसे कि हम जियोलॉजिकल जब साइकिल बता रहे थे तो उसको बता रहे थे ना कि वेदरिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा, अपहीवल होगा। लेकिन रेसिड्यूअल सॉइल में जहाँ पे पत्थर टूटा वहीं पे ढेर बनाना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो वो आपका रेसिड्यूअल सॉइल है। अब आते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल में। आपका तरह तरह का, जैसे कि विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, मतलब हवा के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है, पानी के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो हवा के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होगा तो उसको हम विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे। उसमें कौन कौन सा सॉइल आएगा, एओलियन सॉइल, ये आपका विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। इसमें आपका सैंड ड्यून्स और लोएसेस आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पानी के द्वारा। तो रिवर बेड से जो डिपोजिट होता है सॉइल, वो एलोवियल सॉइल होता है। ठीक है, मेरीन सॉइल कौन सा होता है, जो सी से या फिर मार्ल से जो डिपोजिट होगा,
ठीक है। समुद्र से जो डिपॉजिट होगा वो मेरीन सॉइल हो जाएगा। झील वगैरह से जो डिपॉजिट होता है वो आपका लेकेस्ट्राइन सॉइल होता है। ठीक है। ग्लेशियर डिपॉजिट क्या होगा? ड्रिफ्ट होगा, टील होगा, आउटवाश होगा, ये आपका ग्लेशियर डिपॉजिट। ये सब आप याद रखिएगा, सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आते हैं नेक्स्ट, देखिए कोलोवियल सॉइल जो होता है वो आपका ग्रेविटी डिपॉजिट होता है। कोलोवियल जो सॉइल होता है वो आपका ग्रेविटी डिपॉजिट होता है। इसमें आपका तलुज सॉइल हो जाएगा। ऑर्गेनिक सॉइल में आपका कुमुलोज सॉइल हो जाता है। इसमें आपका पीट आएगा, हमस आएगा और मक आएगा। पीट जो है वो आपका फुल्ली डिकम्पोज्ड सॉइल है। हमस जो है वो पार्सली डिकम्पोज्ड सॉइल है और मक जो है वो हाफ डिकम्पोज्ड सॉइल है। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ऑर्गेनिक सॉइल हाईली कंप्रेसिबल होता है और बहुत ही कम स्ट्रेंथ होता है, पुअर स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? तो ब्लैक कॉटन सॉइल जनरली क्लेई सॉइल होता है। ये आपका हाईली प्लास्टिक सॉइल है। ये आपका केमिकल वेदरिंग के वजह से प्रोड्यूस होता है ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है। और रेसिडुअल सॉइल भी आपका ब्लैक कॉटन सॉइल में अंतर्गत आता है, क्योंकि उसमें भी आपका ब्लैक कॉटन का प्रॉपर्टी आता है। ये आपका लार्ज स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होता है। बहुत ज़्यादा फैलेगा, सिकुड़ेगा, डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा। इसको हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का दुश्मन बोलते हैं। इनेमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज अ ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है। और ये आपका स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा तो डिफॉर्मेशन और सेटलमेंट जो है इस सॉइल में ज़्यादा होगा। तो इस तरह का सॉइल अगर कहीं पे आता है तो आपको क्या करेगा? सॉइल स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा। पूरा का पूरा मिट्टी का लेयर वहाँ पे हटाना पड़ेगा और अच्छा मिट्टी वहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। पैरेंट रॉक जो होता है ब्लैक कॉटन सॉइल का वो बासाल्ट भी हो सकता है, ट्रैप भी हो सकता है। लोम जो होता है वो सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीनों का मिक्सचर होता है। लोम जो होता है वो सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीनों का मिक्सचर होता है। ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बेस्ट सॉइल है। हार्ड जो क्ले होता है वो लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट होता है, उसमें आपका सिल्ट और क्ले आ जाएगा। बेंटोनाइट जो क्ले होगा डिकम्पोजिशन ऑफ वॉल्केनिक एश से ये मिलता है बेंटोनाइट क्ले। बेंटोनाइट हम लोग जब आप पाइल फाउंडेशन करिएगा तो उसमें बेंटोनाइट क्ले मिक्स कर देते हैं, ताकि जो आपका चारों तरफ का जो एरिया है, जो चारों तरफ का ये लैटरल सॉइल है, ठीक है, ये नीचे में कोलैप्स ना करे, स्टेबिलिटी बना के रखे, तब जाके हम लोग पाइलिंग करते हैं तो उसमें बेंटोनाइट हम लोग मिक्स करते हैं। ठीक है। हेक्सोट्रॉपी प्रॉपर्टी बेंटोनाइट में होता है, मतलब जो आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर से फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का प्रॉपर्टी होता है बेंटोनाइट क्ले में। लोएसिस जो सॉइल होता है वो एओलियन डिपॉजिट होता है। ठीक है, एओलियन क्या है? विंड डिपॉजिट है। ठीक है। बॉडी फोर्सेस जो होता है, जैसे कि आपका वेट जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का, जिसमें कि ग्रेवल और सैंड आ जाएगा। और जो सरफेस फोर्सेस होगा वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जैसे कि कोहेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल है। साइज अगर आप देखा जाए तो केओलिनाइट जो मिनरल्स होता है उसका जो साइज है वो ज़्यादा होता है इलाइट से। इसके बाद मोन्ट मोरोलानाइट होता है। केओलिनाइट, इलाइट, मोन्ट मोरोलानाइट। ठीक है, KIM, किम। केओलिनाइट, इलाइट और मोन्ट मोरोलानाइट साइज जो है किम हो जाएगा इसका। ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन, जो डिफिनीशन है, रिलेशंस है, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, देखिए थ्री फेज डायग्राम आपके सामने हम आपके बता दिए। थ्री फेज डायग्राम सॉइल मैकेनिक्स में सॉलिड्स, वाटर और एयर। जो सॉइल मिट्टी जब आप हाथ में लीजिएगा तो उस मिट्टी में सॉलिड पार्टिकल्स होता है। ठीक है, वाटर पार्टिकल्स होता है, वाटर होता है और एयर होता है, तीनों होता है। ठीक है, सॉलिड, वाटर और एयर जो तीनों हो जाएगा उसमें। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? सपोज दैट एयर का जो वॉल्यूम है उसको VA से, इसको VW से कर दिए। ठीक है, इसको VS से कर दिए। और ये आपका यहाँ से वाटर और एयर का जो वॉल्यूम है वो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा, और ये जो आपका टोटल है वो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होगा वो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल होगा। और जो आपका V होगा, ये भी, ठीक है, ये जो आपका टोटल वॉल्यूम होगा ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर होगा, प्लस दोनों को मिक्स कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए वॉइड रेशियो अगर आपसे पूछ दे, ई जो होता है वॉइड रेशियो होता है, ई जो होता है वॉइड रेशियो होता है इन डिवाइडेड बाई 1 माइनस इन होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होगा तो इसमें माइनस आ जाएगा। ये आप इतना से ध्यान रखिएगा।
जब एक में माइनस होगा तो एक में प्लस होगा, क्योंकि इसको आप डिराइव नहीं कर सकते एग्जाम में। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो E इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 1 माइनस n। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि E की जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n, तो ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए नेगेटिव यहाँ पे n इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। ये n जो होता है ये आपका पोरोसिटी है, और ये क्या है, वॉइड रेशियो है, ठीक है। E जो होगा वॉइड रेशियो का वॉल्यूम, वो वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। इसका लिमिट की बात करें तो E जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। फाइन ग्रेन्ड सॉइल का जो वॉइड रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? फाइन ग्रेन्ड सॉइल का जो वॉइड रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल से, ठीक है। तो फाइन ग्रेन्ड में क्ले का ज़्यादा हो जाएगा, सिल्ट का ज़्यादा हो जाएगा, सैंड का उसके बाद होगा, उसके बाद ग्रेवल का होगा। याद रखिएगा फाइन ग्रेन्ड का ज़्यादा होगा। ये सब अभी एक्सप्लेनेशन जो है सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर में सब सारा का एक्सप्लेनेशन जो भी हम यहाँ पे बताएं सबका दिए हुए हैं, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स का है तो जल्दी जल्दी हम लोग को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये सब सबसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, क्योंकि सपोर्ट आप जब तक नहीं करिएगा तब तक अच्छा नहीं लगता है पढ़ाने में थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लूज जो सॉइल होगा उसका वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा, डेंस जो सॉइल होगा, कॉम्पैक्टेड जो सॉइल होगा उसका वॉइड रेशियो कम होगा। क्यूबिकल अरेंजमेंट जब होता है, क्यूबिकल अरेंजमेंट होता है जब सॉइल पार्टिकल्स का, सॉलिड पार्टिकल्स का जब क्यूबिकल अरेंजमेंट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो आपका लूजेस्ट पैक होता है इसमें E इक्वल्स टू 0.91 होगा वॉइड रेशियो। अगर डायगोनल अरेंजमेंट होगा इस तरह से, ऐसे अगर डायगोनली अरेंजमेंट होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डायगोनल अरेंजमेंट में E इक्वल्स टू 0.35 होता है, डेंसेस्ट पैकिंग होता है। वॉइड जो पोरोसिटी होता है VB बाई V होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, जबकि वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई VB बाई VS होता है, सॉलिड का वॉल्यूम होता है। अब जो पोरोसिटी होता है वो 0 से लेकर 100% के बीच में होता है, ना ही 0 के बराबर होगा ना ही 100% के बराबर होगा। n इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई 1 प्लस E होगा। जो एयर कंटेंट होगा AC इक्वल्स टू VA बाई VB होगा, याद रखिएगा AC इक्वल्स टू VA बाई VB होगा। कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे, एयर कंटेंट इक्वल्स टू क्या होगा, VA बाई VB होगा। NW इक्वल्स टू VW बाई V इंटू 100 होगा, जैसे n इक्वल्स टू VB बाई V इंटू 100 होता है तो इसे NW इक्वल्स टू VW बाई V इंटू, क्योंकि वो पोरोसिटी जो है वाटर में कितना है, ठीक है। एयर कंटेंट जो होगा 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। Na इक्वल्स टू VA बाई V इंटू 100 हो जाएगा। AC प्लस जो एयर कंटेंट है और जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वो दोनों का जो समेशन होता है वो 100% होता है, ठीक है। NW प्लस Na इक्वल्स टू N हो जाएगा। पोरोसिटी जो होगा वाटर पोरोसिटी प्लस एयर पोरोसिटी इक्वल्स टू पोरोसिटी हो जाएगा। और जो आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। आपका जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है 0 से 100% के बीच में होता है, और इक्वल भी हो सकता है, 0% भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, WS जो होगा वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड होगा, मतलब वेट ऑफ जो सॉलिड का वेट होगा वो आपका ड्राई सॉइल का वेट सेम होगा, ठीक है। क्योंकि ड्राई सॉइल में आपका सॉलिड पार्टिकल्स है प्लस एयर है, तो एयर का वेट लगभग हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तो WS इक्वल्स टू WD हो जाएगा। WD जो होगा वो आपका ड्राई वेट ऑफ सॉइल है, WS जो है वो वेट ऑफ सॉलिड्स है। जो आपका टोटल वेट होगा वो आपका WS प्लस WW होगा, मतलब टोटल वेट ऑफ द सॉइल ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वाटर कंटेंट है, W इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, ये है आपका वाटर कंटेंट। इसका जो PDF है जो भी अभी बता रहे हैं, ये पूरा सब जब सीरीज खत्म होगा तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। सिविल ज्ञान सिटी स्टेट JEE करके टेलीग्राम चैनल है, आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च करके भी आप कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100 हो जाएगा। गामा इक्वल्स टू वेट बाई वॉल्यूम हो जाएगा, WS प्लस WW डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ये हो जाएगा आपका। गामा इक्वल्स टू बल्क यूनिट वेट होगा या फिर मॉइस्ट यूनिट वेट ऑफ द सॉइल होगा, ये आपका पार्सली सेचुरेटेड सॉइल में हो जाएगा। W ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। गामा D इक्वल्स टू WS बाई V, गामा S इक्वल्स टू WS बाई VS हो जाएगा। और गिवन सॉइल, कोई भी एक सॉइल के लिए जो गामा S का वैल्यू होता है कांस्टेंट होता है, क्योंकि गामा S इक्वल्स टू WS बाई VS होता है। देखिएगा सॉलिड जो पार्टिकल होता है वो कभी भी चेंज नहीं करिएगा, पार्टिकल जो सॉलिड होता है उसको आप कंप्रेस करिएगा तो वो इसका ऐसा नहीं कि वो चिपक जाएगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम हमेशा वॉइड का रिड्यूस होता है, वॉइड का जो है वो स्पेस खत्म हो जाता है, लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स का वॉल्यूम
जो है वो रिड्यूस नहीं होता है। तो VS हमेशा क्या होगा, गामा एस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि WS जो है और VS जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यूनिट वेट ऑफ वाटर जो होता है वो 1 ग्राम पर सीसी हो जाएगा, 1 ग्राम पर सीएम की होता है, या फिर 1 टन पर मीटर की भी होता है, या फिर 1000 केजी पर मीटर की डेंसिटी होता है, या फिर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर की होता है। ये आप याद रखिएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये सारा चीज़। सबमर्ज यूनिट वेट को हम लोग गामा डैश से डिनोट करते हैं, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू होता है। देखिए अगर क्वेश्चन में सेचुरेटेड बोल दिया तो फुल्ली सेचुरेटेड है, मान लीजिएगा फुल्ली सेचुरेटेड है। अगर पार्सली बोलना होगा तो बोलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में खाली बोल दिया कि सेचुरेटेड है तो आप मान के चलिएगा वहाँ पे फुल्ली सेचुरेटेड है। ठीक है, अब देखिए 0 से लेके 0.25 तक अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है, ये आपका वाटर कंटेंट है। ठीक है, ये इधर आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन है। 0 से लेके 0.25 होगा तो ह्यूमिड सॉइल होगा, 0.25 से 0.5 के बीच होगा तो डैम्प सॉइल होगा, 0.5 से लेके 0.7.5 तक होगा तो वो आपका मॉइस्ट सॉइल होगा, और 0.75 से लेके 1 तक होगा तो आपका क्या होगा, वेट सॉइल होगा, वेट सॉइल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। 0.25 0 से लेके 0.25 ह्यूमिड, 0.25 से 0.5 डैम्प, 0.5 से 0.75 मॉइस्ट, 0.75 से लेके 1 वेट सॉइल, और इसके 1 से ज़्यादा होगा तो सेचुरेटेड होगा, या फिर 1 होगा तो ये आप याद रखिएगा। हुडामोवेसा, ह्यूमिड, डैम्प, मॉइस्ट, ठीक है, वेट और सेचुरेटेड। ठीक है, 0 से लेके 0.25, 0.25 से 0.5 मतलब 0.25 बढ़ रहा है। अब देखिए कोई भी सॉइल में गामा इसका जो वैल्यू होता है सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद गामा सेट का वैल्यू होगा, उसके बाद गामा का वैल्यू होगा, उसके बाद गामा डी, इसके बाद लास्ट में क्या होता है, गामा डैश होता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरेटिकल लेक्चर में, सॉइल मैकेनिक्स का जब हम लेक्चर ले रहे थे तो उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, कोई भी सॉइल के लिए आपका गामा एस का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है, उसके बाद गामा सेट, गामा, गामा डी, गामा डैश सबसे लास्ट में होगा। गामा एस इक्वल्स टू डब्ल्यू एस बाई वी एस होता है, गामा सेट इक्वल्स टू डब्ल्यू सेट बाई वी हो जाएगा, गामा इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई वी होगा, गामा डी इक्वल्स टू डब्ल्यू डी बाई वी होगा। ठीक है, गामा डैश इक्वल्स टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, ये सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए ये आपका जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी गामा एस बाई गामा डब्ल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। ये आपका एपारेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये आपका जीएम इक्वल्स टू गामा बाई गामा डब्ल्यू होगा। अगर पार्सली सेचुरेटेड होगा तो गामा बाई गामा डब्ल्यू, फुली सेचुरेटेड होगा तो गामा सेट बाई गामा डब्ल्यू होगा। ठीक है, ड्राई सॉइल होगा तो गामा डी बाई गामा डब्ल्यू होगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए ऑर्गेनिक सॉइल के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.6 से लेकर 2.9 के बीच में होता है, इनऑर्गेनिक के लिए 1 से लेकर 1.6 के बीच में होता है। और आपका जीएम का जो वैल्यू होता है, जो आपका एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो हमेशा कम होता है एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी से, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी से। तो ये आप याद रखिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स होता है डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे सेचुरेटेड सॉइल के लिए जो आपका अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपका गामा सेट बाई गामा डब्ल्यू होता है। ठीक है, ड्राई सॉइल के लिए गामा डी बाई गामा डब्ल्यू होता है। मतलब कोई भी एक सॉइल के लिए जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, बट जो जीएम का वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि गामा जो होता है वो आपका गामा सेचुरेटेड के केस में गामा सेट होगा, ड्राई सॉइल के केस में गामा डी होगा। लेकिन जब जी का जो वैल्यू होता है गामा एस बाई गामा डब्ल्यू, वो आपका क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि गामा एस चेंज नहीं करता है और गामा डब्ल्यू भी चेंज नहीं करता है, तो ये आपका कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा हुआ है। एक बैग अगर सीमेंट है तो उसका वेट 50 kg हो गया, ठीक है, 35 लीटर हो गया। और आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बात करें सीमेंट का तो 1.4 होता है। ये किसके केस में, ये आपका होता है पानी से अगर टेस्ट करिएगा तब, पानी मिक्स करके, अगर किरोसिन मिक्स करके करते हैं टेस्ट तो 3.15, हम यही वाला लेते हैं 3.15। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एट T डिग्री सेल्सियस इंटू गामा डब्ल्यू एट T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर जी आपको 27 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है तो जितना पे T डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है इंटू गामा डब्ल्यू एट T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस, ये फार्मूला होता है। ES इक्वल्स टू WG, ये फार्मूला होता है। ई वॉइड रेशियो इस डिग्री ऑफ सेचुरेशन, W जो हो जाएगा आपका वाटर कंटेंट हो जाएगा,
जी जो हो जाएगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। गामा का जो वैल्यू होता है बल्क यूनिट वेट का, उसका फार्मूला होता है गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई इंटू एस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होता है। और गामा सेट इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई हो जाएगा। गामा डी इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होगा। गामा डी इक्वल्स टू 1/1 प्लस गामा बाई 1 प्लस डब्ल्यू होता है। ये सब फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए बल्क यूनिट वेट गामा इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जी प्लस ई एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। यहाँ पे गामा डब्ल्यू जो है ये आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर है, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ई वॉइड रेशियो है, एस डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, ई वॉइड रेशियो है, ठीक है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट IC इक्वल्स टू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट IC इक्वल्स टू G-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होता है, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी और ई वॉइड रेशियो। गामा डब्ल्यू डी जो होगा मतलब ड्राई यूनिट वेट जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, तो V1 बाई V2 इक्वल्स टू गामा D2 बाई डिवाइडेड गामा D1 हो जाएगा, ठीक है। गामा डी का एक और फार्मूला होता है 1 माइनस NA, ठीक है, एयर पोरोसिटी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू जी, ये भी फार्मूला होता है। V1 बाई V2 इक्वल्स टू 1 प्लस E1 बाई 1 प्लस E2, ये भी फार्मूला होता है। गामा इक्वल्स टू गामा डी प्लस SR इंटू गामा सेट माइनस गामा डी, ये भी फार्मूला होता है। WS जो होता है वो हो जाएगा W ऑफ टोटल डिवाइडेड बाई 1 प्लस W, ये भी फार्मूला होता है, ये याद रखिएगा। ये सारा फार्मूलाज को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो बोरोपीट है, एक बोरोपीट से क्या है मिट्टी उठा के हम दूसरा बोरो एम्बार्कमेंट में डालते हैं। जैसे आपको अगर एक एम्बार्कमेंट कंस्ट्रक्ट करना है, मिट्टी यहाँ तक है, आपको ये एम्बार्कमेंट कंस्ट्रक्ट करना है, तो क्या करिएगा लेयर बाय लेयर मिट्टी डंप करके उसको कम्पैक्ट करके एम्बार्कमेंट बनाइएगा। तो कहाँ से मिट्टी डंप करिएगा, कहीं ना कहीं एरिया होगा वहाँ से बोरो वहाँ से खुदाई करके लेके आके यहाँ पे मिट्टी डंप करिएगा, तभी तो एम्बार्कमेंट बनाइएगा। तो जहाँ से खुदाई करते हैं उसको हम बोरोपिट बोलते हैं, और जहाँ पे हमको बनाना है जो आपका हाइट तक उसको हम एम्बार्कमेंट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जब इसको लाते हैं वो ट्रक होता है, ट्रक से ही तो हम लाते हैं। तो ये आपका बोरोपिट को हम 1 मान लिए, और ट्रक जो होता है वो उसको हम दूसरा यूनिट मान लिए, और एम्बार्कमेंट को हम तीसरा यूनिट मान लिए। तो आपका V1 बाई V3 जो होगा वो 1 प्लस E1 डिवाइड बाई 1 प्लस E3 होगा, ठीक है। V1 बाई V3 इक्वल्स टू गामा D3 बाई गामा D1 हो जाएगा। ये हम रिलेशन ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। V1 बाई V2 इक्वल्स टू 1 बाई प्लस E1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E2, और गामा D इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई E, और गामा D इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V भी होता है। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रक लोड रिक्वायर्ड अगर आपको निकालना है कि कितना ट्रक निकालना पड़ेगा, तो V2 जो आपका ट्रक का वॉल्यूम है, V2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रक, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रक, तो V2 इक्वल्स टू V1 हो जाएगा। कि आपका V2 क्या है, टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। तो V2 इंटू वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रक कैसे निकालिएगा, गामा इक्वल्स टू क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू निकालिएगा तो वेट डिवाइडेड बाई गामा, तो यहाँ पे वॉल्यूम के जगह पे वेट डिवाइडेड बाई गामा करेंगे तो गामा ऊपर जाएगा, तो गामा 2 डिवाइडेड बाई वेट कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रक, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। VWD क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, VWD VS ऑफ द ड्राई सॉइल। अगर किसी पानी में अगर पानी के एक जार में अगर ड्राई सॉइल अगर मिट्टी का एक गोला डाल देते हैं, तो कितना आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा वो ड्राई सॉइल के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। अगर मॉइस्ट सॉइल डालते हैं, मतलब पानी जिस सॉइल में मिक्स है उसका गोला अगर डालते हैं, तो VS प्लस VAW ऑफ मॉइस्ट सॉइल होगा, ठीक है। VWD क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वैक्स कोटेड, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग वाटर कंटेंट सॉइल का अगर फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वाटर कंटेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड देखेंगे, ओवन ड्राइंग मेथड, ठीक है। सॉइल सैंपल लिए, वेट सॉइल, और उसको ओवन में रख दिए, कितना डिग्री सेल्सियस पे, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटा के लिए रख दिए। तो क्या होगा, वो जो सॉइल है उसमें से वाटर कंटेंट जो है वो निकल जाएगा, मतलब स्केप कर जाएगा। तो ये आपका ड्राई सॉइल हो जाएगा, ठीक है। केप्ट इन ओवन एट 105 से 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स, तो ये आपका ड्राई सॉइल हो जाएगा। अगर आपको वाटर कंटेंट निकालना है तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100 हो जाएगा,
मतलब टोटल वेट माइनस जो आपका ड्राई था उसका डिवाइडेड बाई WD इंटू 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर मेथड जब अप्लीकेबल होगा जब आपका जी का वैल्यू नोन होगा। इफ जी इज नोन तो उसमें क्या होगा, पिक्नोमीटर मेथड होगा। ठीक है। तो यहाँ पे पिक्नोमीटर मेथड में जी अगर पता होगा आपको तब इस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक खाली कंटेनर का वेट ले लीजिएगा W1, इसके बाद इसमें मिट्टी भर दीजिएगा, वेट सॉइल। अगर आपको वाटर कंटेंट निकालना होगा तो वेट सॉइल भरिएगा, अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना होगा तब आप ओवन में रखा हुआ सॉइल इसमें डालिएगा। लेकिन यहाँ पे हमको तो वाटर कंटेंट निकालना है, क्योंकि पिक्नो जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे तो भी इसी मेथड से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे। ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो सॉइल होगा वो ओवन वाला सॉइल हम यहाँ पे प्लेस करेंगे W2 की जगह पे। लेकिन अभी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं इसलिए वेट सॉइल लग दिए। वेट सॉइल के बाद अब इसमें हम क्या कर दिए, पानी मिक्स कर दिए, ये क्या हो गया, W3 हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ कंटेनर और पानी, वो W4 हो जाएगा। तो वाटर कंटेंट निकालना होगा तो W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 डिवाइडेड बाई G माइनस 1 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है। 2 1 3 4 याद रखिएगा, 2 1 3 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट निकल जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना होगा तो W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4, ये आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। अब गामा इक्वल्स टू क्या होगा, गामा इक्वल्स टू गामा W इंटू G प्लस E इंटू SR प्लस SS डिवाइडेड बाई 1 प्लस E, ये आपका क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। SS इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर और एनी अदर लिक्विड, ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर। यहाँ पे SS का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। तो इस तरह से आप गामा का वैल्यू निकाल लीजिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लीजिएगा, वाटर कंटेंट निकाल लीजिएगा। अब आते हैं हम सॉइल स्ट्रक्चर चैप्टर के बारे में देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये आपका सॉइल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। देखिए कंपोजिट सॉइल में कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। टाइप्स ऑफ, अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्रेवल और कोर्स सैंड में होता है। इसमें आप एक एक पार्टिकल्स को आप अलग अलग कर सकते हैं, एक ग्रेन में आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। ये आपका सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपका फाइन सैंड और सिल्ट में होता है। ये आपका कोलैप्सिबल टाइप होगा, ये वाइब्रेशन से सेंसिटिव होगा, अर्थक्वेक में सेंसिटिव होगा, मतलब वाइब्रेशन और अर्थक्वेक आएगा तो जल्दी क्या होगा, कोलैप्स होगा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका क्ले डिपोजिट होता है, इसमें एज टू फेस ओरिएंटेशन होता है, यह आपका स्टेबल होता है, इन अनडिस्टर्ब क्ले में होता है, रिलेटिवली मोर स्ट्रेंथ होता है इसमें देखिए क्ले में, यह आपका पॉजिटिव हो गया, यह आपका निगेटिव हो गया, यह आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है। इसमें क्या होगा, एज टू फेस ओरिएंटेशन होगा। फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर में एज टू फेस ओरिएंटेशन, ये आपका क्ले, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस होता है, और ये आपका वाटर का पार्टिकल्स का है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंडली रहता है। इसमें अट्रैक्शन होता है, नेट जो होता है फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर में अट्रैक्शन होता है। ये आपका एज टू फेस ओरिएंटेशन है, स्टेबल है। ठीक है। अब उसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, उसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं डिस्पर्स स्ट्रक्चर का। डिस्पर्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, फेस टू फेस ओरिएंटेशन होता है। देखिए ये आपका फेस है, ये आपका फेस है, इस तरह का ओरिएंटेशन होता है, ये अनस्टेबल ओरिएंटेशन है। इसमें क्या होगा, नेट रिपल्सन होगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या होगा, अट्रैक्ट होता है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। एज टू फेस ओरिएंटेशन में पॉजिटिव है, यहाँ पे ये निगेटिव है, ये आपका वाटर मोलिकुल्स है, ये आपका क्ले मोलिकुल्स है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेगा तो वो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर में आएगा। एज टू फेस ओरिएंटेशन, एज फेस टू फेस ओरिएंटेशन, ये डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है, यह अनस्टेबल होता है, रिमोल्डेड क्ले होता है, लेक बेड्स में पाया जाता है, इसका स्ट्रेंथ जो होता है कम होता है। इम्पोर्टेंट शेप ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉइल, और जो आपका सॉइल पार्टिकल है वो उसका कौन कौन सा शेप इम्पोर्टेंट होता है, एक होता है आपका एंगुलर, दूसरा नंबर होता है राउंडेड, तीसरा नंबर फ्लैकी और फोर्थ नंबर नीडल होता है। एंगुलर और राउंडेड जो होता है वो आपके सैंड और ग्रेवल के केस में
एंगुलर और राउंडेड होगा। सैंड और ग्रेवल के केस में, क्ले में फ्लैकी पार्टिकल्स होगा, और नीडल जो होगा वो आपका कोरल पार्टिकल्स में होता है। तो ये आप इम्पोर्टेंट जो शेप है सॉइल का, ये आप याद रखिएगा। आते हैं हम मिनरल्स में, तो मिनरल्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स में देखेंगे तो रॉक मिनरल्स जो होता है उसमें कोई भी एक्टिव सरफेस एक्टिविटीज़ नहीं होता है, ठीक है। मतलब ना उसमें श्रिंकेज प्रॉपर्टीज़ होगा, मतलब श्रिंकेज नहीं होगा, ना ही स्वेलिंग होगा, ठीक है। रॉक मिनरल में आपका क्वार्टज आ जाएगा, फेल्डस्पार आ जाएगा, माइका आ जाएगा, ठीक है। क्वार्टज, फेल्डस्पार और माइका, ये तीनों जो है ये रॉक मिनरल्स में आता है, ठीक है। क्ले मिनरल्स में क्या आएगा? क्ले मिनरल्स में सरफेस एक्टिविटी होता है, ठीक है। क्ले मिनरल्स में सरफेस एक्टिविटी होता है। इसमें आपका क्यूलोनाइट आएगा, इलाइट आएगा, मोंट मोरलियोनाइट आएगा और होलियोसाइट आएगा, होलियोसाइट आएगा, ठीक है। ये आपका क्ले मिनरल्स में आता है, क्यूलोनाइट, इलाइट, मोंट मोरलियोनाइट और होलियोसाइट, ठीक है। और क्यूलोनाइट में आपका कोई भी स्वेलिंग और श्रिंकेज नहीं होगा, नो स्वेलिंग नो श्रिंकेज क्यूलोनाइट के केसेस में, ठीक है। इसमें आपका चाइना क्ले आ जाएगा जो कि आपका अर्थिन पोर्ट में यूजफुल होता है क्यूलोनाइट के केस में, ठीक है। इलाइट में मीडियम स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रो होगा इलाइट में, ठीक है। और मोंट मोरलोनाइट में लार्ज स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज होगा, मोंट मोरलोनाइट में, ठीक है, लार्ज स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होगा। ये आपका ब्लैक कॉटन सॉइल में ज़्यादातर होता है, ठीक है, इन ब्लैक कॉटन सॉइल। बेंटोनाइट क्ले में भी होता है। होलियोसाइट क्या होता है? सिमिलर टू क्यूलोनाइट होता है, ठीक है। और जो एडजॉर्ब वाटर होता है या फिर डबल लेयर वाटर, ये प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज़ के लिए, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे देखते हैं हम लोग, जो स्पेसिफिक सरफेस एसएसए जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, या फिर सरफेस एरिया पर यूनिट वेट बोलते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम या फिर सरफेस एरिया पर यूनिट वेट बोलते हैं, ठीक है। जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी का, साइज का, ठीक है। देखिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड होगा, मोर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। साइज जो होगा ग्रेवल का ज़्यादा होगा, सैंड का ज़्यादा होगा, उसके बाद सिल्ट होगा, इसके बाद क्ले होगा। तो साइज तो इसका ज़्यादा है, लेकिन स्पेसिफिक सरफेस एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, ठीक है। तो यहाँ पे क्ले का स्पेसिफिक जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए क्ले जो पार्टिकल्स है उसका अगर आप ये डायग्राम बनाते हैं, मतलब उसका अगर एक पार्टिकल्स का ड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज मिलेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे निगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। वाटर जो होता है वो डाईपोलर होता है, केरोसिन जो होता है नॉन पोलर होता है, कहीं पे भी चार्ज आपको नहीं मिलेगा। प्लास्टिसिटी का बात करें तो मोंट मोरलोनाइट जो मिनरल्स है उसका प्लास्टिसिटी ज़्यादा होता है, इसके बाद इलाइट का होता है, इसके बाद क्यूलोनाइट का होता है और इसके बाद होता है सिलिका का। सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिसिटी होता है वो मोंट मोरलोनाइट होता है, उसके बाद इलाइट होता है, इसके बाद क्यूलोनाइट होता है और इसके बाद क्या होता है? सिलिका होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इंडेक्स प्रॉपर्टी जो होता है वो बिहेवियर को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो बिहेवियर को इंडिकेट करता है इंडेक्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ठीक है। देखिए इंडेक्स प्रॉपर्टी सॉइल के बिहेवियर को इंडिकेट करता है, इसमें ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब इस ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले तो सीव एनालिसिस होगा और सेडिमेंटेशन एनालिसिस होगा। अगर किसी भी सॉइल पार्टिकल्स का साइज अगर 75 माइक्रोन से ज़्यादा है, अगर 75 माइक्रोन से साइज जो है वो ज़्यादा है तो वो आपका कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में होगा, ठीक है। अगर जो साइज है वो 75 माइक्रोन से ज़्यादा है तो वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में होगा, और 75 माइक्रोन से कम है तो वो किस में होगा? सेडिमेंटेशन एनालिसिस होगा उसमें, ठीक है।
75 माइक्रोन से किसी भी पार्टिकल का अगर साइज जो है वो ज़्यादा होगा तो वो सिव एनालिसिस के अंदर में आएगा और उसमें कोर्स ग्रेन्ड सॉइल आएगा। और अगर साइज जो है 75 माइक्रोन से कम साइज का होगा तो उसमें हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं, ये आपका फाइन ग्रेन के अंतर्गत आ जाता है। मिनिमम साइज जो अवेलेबल है वो 75 माइक्रोन है, ठीक है। और देखिए सेटलिंग वेलोसिटी जो Vs होता है वो क्या होगा, G इंटू जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 18 म्यू इंटू डी स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, सेटलिंग वेलोसिटी होता है। सेटलिंग वेलोसिटी Vs इससे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। न्यू क्या हो जाएगा आपका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, 9.81 हो जाएगा जी का वैल्यू। और आपका ये जो होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। डी जो होगा वो आपका डायमीटर ऑफ द पार्टिकल जो कि mm में होगा। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब जो डी का वैल्यू है वो 0.2 माइक्रोन से 0.2 mm के बीच में होगा, तो वहाँ पे जो है सेटलिंग वेलोसिटी वैलिड है। यह आपका लेमिनार फ्लो होगा, ठीक है, इसमें लेमिनार फ्लो होगा। अगर हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं, टू कैरी आउट सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम लोग को क्या करेंगे, पीपेड मेथड अपनाएंगे और हाइड्रोमीटर मेथड अपनाएंगे। पीपेड मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड जो है वो हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस में करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये जो है ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका परसेंटेज फाइन्स है, यहाँ पे यह आपका साइज है, सिव का साइज है। इसके बीच में जो ये वाला ग्राफ है, ये जो आपको ग्राफ, इसको हम 1 से डिनोट कर दी, ये इसको हम 2 से डिनोट कर दिए, जब हम इसको क्या कर दिए 3 से। जब हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सिव एनालिसिस करेंगे, तो हमको एक ग्राफ मिलेगा। इसमें जो आपका पहला नंबर वाला ग्राफ जो है यह आपका वेल ग्रेडेड है, जो कि बेस्ट सॉइल कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट सॉइल होता है। ये दूसरा जो नंबर है ये आपका यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, और तीसरा जो नंबर है वो क्या है, गैप ग्रेडेड है। 1, 2 एंड 3, तीसरा क्या है, गैप ग्रेडेड है। सेकेंड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, और फर्स्ट क्या है, वेल ग्रेडेड है, जो कि बेस्ट सॉइल है कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। अब देखिए D30 मतलब अगर हम बात करें तो 30% ऑफ द पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज, स्मॉलर होगा, फाइनर देन, ये आपका D30 का मतलब ये हो गया, सपोज दैट D30 का वैल्यू दिया हुआ है 0.21 mm, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 30% जो पार्टिकल्स है वो इस साइज से कम साइज का है, ठीक है। और अगर D60 दिया हुआ है तो 60% ऑफ द पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज, मतलब इससे भी छोटा है, ठीक है। और D10 जो होगा 10% ऑफ द पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज, तो D60 बड़ा होगा, इसके बाद D30, इसके बाद D10 होगा। CU कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो होता है वो क्या होता है, D60 बाई D10 होता है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, D60 डिवाइडेड बाई D10 जो होता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है। CC क्या होता है, D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10 होता है। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ जो यूनिफॉर्मिटी होता है वो 1 से 2 के बीच में लाई करता है, जो कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है। CU लाइज 1 एंड 2 यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होगा। और वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए CU का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। वेल ग्रेडेड सैंड के लिए जो CU का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ जो कर्वेचर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10 होता है। फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल ग्रेवल और सैंड के लिए जो CC का वैल्यू होगा वो 1 से 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। CC क्या होगा, 1 से 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसी में आप अगर डेंसिटी इंडेक्स निकालिएगा तो डेंसिटी इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इंडेक्स होता है Emax माइनस E डिवाइडेड बाई Emax माइनस E मीन इंटू 100 होता है। यहाँ पे जो Emax है वो आपका मैक्सिमम वाइड रेशियो होगा, जो कि लूज स्टेट में, अगर लूज सॉइल होगा तो उसमें क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम वाइड रेशियो मिलेगा। अगर आपका क्या है, डेंसेस्ट सॉइल है, सॉइल जो है पूरी तरह से डेंस है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, मिनिमम वाइड रेशियो मिलेगा। और E क्या है, नेचुरल वॉइड रेशियो है। E क्या है, नेचुरल वॉइड रेशियो है E।
तो ID इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंडेक्स इक्वल्स टू Emax माइनस ई डिवाइडेड बाई Emax माइनस ई मीन जो होगा वो आपका क्या होगा, डेंसिटी इंडेक्स होगा। ये आपका डेंसेस्ट स्टेट में हो जाएगा, ये आपका लूजेस्ट स्टेट में हो जाएगा। ID इक्वल्स टू 100%, E इक्वल्स टू ई मीन हो जाएगा, E इक्वल्स टू Emax हो जाएगा। 0 से लेके 100 के बीच में ID का वैल्यू लाई करता है, 0 से लेके 100 के बीच में, ठीक है। अब देखिए ID जो है, डेंसिटी इंडेक्स जो है, वो अगर 15% से कम होता है तो वेरी लूज स्टेट में वो सॉइल है। अगर 15 से लेके 35% के बीच में होता है तो वो लूज सॉइल के अंतर्गत आता है। अगर 35% से 65% के बीच में होता है तो वो मीडियम डेंस सॉइल के अंतर्गत आएगा, और 65 से लेके 85% तक है तो वो डेंस सॉइल के अंदर में आएगा। ग्रेटर देन 85% है तो वो वेरी डेंस कंडीशन में आएगा, ठीक है। मतलब याद रखिएगा, वेरी लूज स्टेट, वेरी लूज स्टेट, लूज स्टेट, मीडियम डेंस स्टेट, डेंस और वेरी डेंस हो जाएगा। ID का वैल्यू बढ़ेगा अगर डेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा तो, ठीक है। इसका आप याद रखिएगा, ID इक्वल्स टू 1 बाई गामा डी मीन माइनस 1 बाई गामा डी डिवाइडेड बाई 1 बाई गामा डी मीन माइनस 1 बाई गामा डी मैक्स, ये होता है, ठीक है। डेंसिटी इंडेक्स का जो वैल्यू होगा ये आपका वैल्यू होगा 1 बाई गामा डी मीन माइनस 1 बाई गामा डी, 1 बाई गामा डी मीन माइनस 1 बाई गामा डी मैक्स। ये आपका क्या होगा, डेंसिटी इंडेक्स का। ये आप, क्योंकि जो गामा डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ई जो होता है वो गामा डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि आपको पता है कि गामा डी इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होता है, तो इसीलिए ये फार्मूला आया, ठीक है। मतलब जहाँ पे Emax है वहाँ पर 1 बाई गामा डी मीन हो जाएगा। अब देखिए नोट में कुछ पॉइंट है उसको देख लीजिए। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड रिलेटिव डेंसिटी आर मेनली यूजफुल फॉर कोहेशन लेस सॉइल। जो आपका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है और रिलेटिव डेंसिटी जो है वो आपका कोहेशन लेस सॉइल के लिए ज़्यादातर होता है, ठीक है। इसमें आपका सिल्ट भी आ जाएगा। फॉर कोहेसिव सॉइल जैसे कि क्लेई सॉइल है उसमें कंसिस्टेंसी लिमिट जो है वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस करेगा बिहेवियर ऑफ सॉइल का, ठीक है। लेकिन जब ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन और कर्व और रिलेटिव डेंसिटी जो है वो आपका कोहेशन लेस सॉइल के लिए वो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब हम आते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में बात करते हैं। इसी को हम अटरबर्ग लिमिट भी बोलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए स्पेशली होता है, जैसे कि आपका जो क्ले होगा उसके लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको लिक्विड लिमिट मिलेगा, जैसे कि ये इसका डायग्राम है, यहाँ पे वाटर कंटेंट है और यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है। ये आपका डायग्राम है, ठीक है। ये या इसका सॉलिड स्टेट है, ये सेमी सॉलिड स्टेट है, ये आपका प्लास्टिक स्टेट है और ये आपका लिक्विड स्टेट है। लिक्विड स्टेट वाला यहाँ से, जहाँ से लिक्विड स्टेट स्टार्ट होता है उसको लिक्विड लिमिट बोलते हैं। जहाँ से सेमी जो सॉलिड स्टेट है वो खत्म हो जाता है और प्लास्टिक स्टेट स्टार्ट होता है उसको लिक्विड लिमिट बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट को हम LL से या फिर WL से डिनोट कर दिए। ये कैसाग्रेंडे लिक्विड लिमिट टेस्ट से हम लोग लिक्विड लिमिट फाइंड करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे ये कैसाग्रेंडे लिक्विड apparatus रहता है, उसमें 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे जितना वाटर कंटेंट का वैल्यू होगा, ठीक है, उसी को हम लिक्विड लिमिट बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड यहाँ पे अगर आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये आपका वाटर कंटेंट हो गया, ये आपका नंबर ऑफ ब्लोज हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, फ्लो इंडेक्स मिलेगा। IF इक्वल्स टू W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई log टू द बेस 10 N2 बाई N1। ये आप याद रखिएगा, जितना ज़्यादा फ्लैट फ्लो कर्व होगा वो क्या रिलेटिवली मोर शियर स्ट्रेंथ। अगर फ्लैट कर्व होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा कंपेयर टू स्टीप फ्लो कर्व, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि लिक्विड स्टेट में जो शियर स्ट्रेंथ का वैल्यू होता है वो 0 होता है, क्योंकि लिक्विड स्टेट में जो सॉइल है पूरी तरह से पानी जैसा रहेगा, तो वहाँ पे शियर स्ट्रेंथ जो है 0 हो जाएगा। ऐसे भी आपको पता है कि जो वाटर होता है उसका शियर स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड लिमिट पे बात करें, ठीक है, आपको हम पहले ही बता चुके थे कि ये क्या होता है, ये आपका प्लास्टिक लिमिट हो गया, ये आपका श्रिंकेज लिमिट हो गया, ये आपका लिक्विड लिमिट हो गया,
ठीक है। लिक्विड लिमिट के बियॉन्ड जो शियर स्ट्रेंथ होगा वो 0 होगा, जबकि इस यहाँ पे लिक्विड लिमिट पे 2.70 किलो पास्कल होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, लिक्विड लिमिट पे 2.70 किलो पास्कल होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। ये आपका वाटर कंटेंट है, ठीक है। ये आपका 0 है, ये आपका श्रिंकेज लिमिट है, ठीक है। यहाँ पे आगे आइएगा तो प्लास्टिक लिमिट आएगा, फिर आगे आइएगा तो लिक्विड लिमिट आएगा, ठीक है। ये आपका सॉलिड स्टेट, ये आपका सेमी सॉलिड स्टेट है, ये आपका प्लास्टिक स्टेट है, ये क्या है, लिक्विड स्टेट है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होगा वो 0 होगा, और यहाँ पे VD वॉल्यूम होगा, यहाँ का वॉल्यूम अलग होगा, यहाँ का वॉल्यूम अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, सॉलिड स्टेट के बाद जब सॉइल जो है वो सेमी सॉलिड स्टेट में कब हो जाता है, यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 हो जाता है, और बाकी सॉरी 100%, आगे भी 100% तक होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ई का वैल्यू सेम होगा, आगे जाके ई का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको श्रिंकेज लिमिट WS क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट होता है, WS क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट होता है। श्रिंकेज लिमिट फाइंड करना है आपको, तो WS इक्वल्स टू गामा D माइनस गामा S इंटू गामा W डिवाइडेड बाई WD इंटू 100। ये क्या हो जाएगा, आपका श्रिंकेज लिमिट हो जाएगा, ठीक है। श्रिंकेज लिमिट WS अगर आपको निकालना है तो 1 बाई गामा D माइनस 1 बाई गामा S इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, आपका श्रिंकेज लिमिट हो जाएगा। श्रिंकेज लिमिट क्या हो जाएगा, 1 बाई GM माइनस 1 बाई G इंटू 100, ये आपका श्रिंकेज लिमिट हो जाएगा। GM का वैल्यू क्या होगा, गामा D बाई गामा W, ये क्या होगा, GM का वैल्यू होगा। ES इक्वल्स टू W इंटू G, ये आपका एक फार्मूला है, यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हैं, श्रिंकेज लिमिट निकाल सकते हैं। श्रिंकेज लिमिट इक्वल्स टू E बाई G इंटू 100 होगा, E वॉइड रेशियो एट श्रिंकेज लिमिट, और ड्राई स्टेट में हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिए श्रिंकेज लिमिट का एक और फार्मूला होता है, वाटर कंटेंट W1 माइनस V1 माइनस VD डिवाइडेड बाई WD इंटू गामा W इंटू 100, ये आपका श्रिंकेज लिमिट निकालने का फार्मूला है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए टू डिटरमाइन द अटर वर्क लिमिट, जो कंसिस्टेंसी लिमिट होता है, द सॉइल पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन सीव इज टू बी यूज्ड एज पर द कोड। अगर हमको अटर वर्क लिमिट निकालना है, कंसिस्टेंसी लिमिट निकालना है, तो 425 माइक्रोन के सीव से हम सॉइल को पास करेंगे, ठीक है, तब हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए लिक्विड लिमिट का जो वैल्यू है वो अगर 50% से ज़्यादा हो जाता है तो वो फैट क्ले के अंदर में रखा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा क्या होगा, सेटलमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, लार्ज सेटलमेंट होगा। तो इस तरह के क्ले को हम लोग अवॉइड करते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही मतलब यहाँ हो नहीं सकता है, क्योंकि लिक्विड लिमिट जहाँ पे भी 50% होगा वो फैट क्ले के अंदर में आएगा, ठीक है। श्रिंकेज रेशियो अगर आपको निकालना है, श्रिंकेज रेशियो, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में श्रिंकेज रेशियो V1, ये आपका V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई VD इंटू 100 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2, इससे आप श्रिंकेज रेशियो निकाल सकते हैं। ये फार्मूला भी होता है V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई गामा D इंटू 100 डिवाइडेड बाई W1 माइनस WS, ये भी होता है। श्रिंकेज रेशियो इक्वल्स टू गामा D बाई गामा W, ये फार्मूला ज़्यादातर यूज होता है। जितना ज़्यादा श्रिंकेज रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा क्या है, वॉल्यूम चेंज का टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज आपको निकालना है, तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज के लिए फार्मूला होता है V1 माइनस VD डिवाइडेड बाई VD इंटू 100, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज हुआ, ठीक है। श्रिंकेज रेशियो क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज डिवाइडेड बाई W1 माइनस WS, ये आपका श्रिंकेज रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP इक्वल्स टू WL माइनस WP होता है। श्रिंकेज इंडेक्स इक्वल्स टू IS इक्वल्स टू WP माइनस WS, मतलब अगला वाले को में से घटाना है। जैसे ये ग्राफ हुआ ना, ये आपका क्या है, WS है, ये आपका WP है, ये आपका WL है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना है तो WL माइनस WP। श्रिंकेज इंडेक्स निकालना है तो WP माइनस WS। टफनेस इंडेक्स निकालना है IT इक्वल्स टू, तो IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाई IF, ठीक है। IF हम आपको बताएं कि W1 माइनस W2
डिवाइडेड बाई log टू द बेस 10 N2 बाई N1 होता है। ठीक है, ये आपका ठीक है IF हो जाएगा। ठीक है, फ्लो इंडेक्स। IP का वैल्यू अगर 0 होता है तो वो जो सॉइल होगा वो नॉन प्लास्टिक सॉइल होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, नॉन प्लास्टिक सॉइल होगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए IT इक्वल्स टू जो टफनेस इंडेक्स होता है IP बाई IF होता है, और जो टफनेस इंडेक्स होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा IF के, क्योंकि नीचे में है IF अगर बढ़ेगा तो IT क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और देखिए जो सॉइल का स्ट्रेंथ होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा IF के, फ्लो इंडेक्स के, और IT के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ। मतलब IT बढ़ेगा, टफनेस इंडेक्स बढ़ेगा तो सॉइल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, टफनेस इंडेक्स कम होगा तो सॉइल का स्ट्रेंथ कम होगा, फ्लो इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ कम होगा, क्योंकि IT जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके IF के। ठीक है, ये याद रखिएगा। आते हैं हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में देखते हैं। IC इक्वल्स टू WL माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई IP इंटू 100, ये आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो जाएगा। IC इक्वल्स टू WL माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई IP इंटू 100, ये आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होगा, IL इक्वल्स टू W माइनस WP डिवाइडेड बाई IP इंटू 100, ये आपका लिक्विडिटी इंडेक्स हो जाएगा। W क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट होगा। W जो है वो आपका मॉइस्चर कंटेंट है, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है, नेचुरल एग्जिस्टिंग वाटर कंटेंट है। WL लिक्विड लिमिट है, WP प्लास्टिक लिमिट है, और IP जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स दोनों का अगर आप समेशन निकालते हैं तो 100% होगा। सपोज दैट अगर IL का वैल्यू 1.21 दिया हुआ है तो IL का वैल्यू 1.21। अब ये देखिए W के जगह पे अब हम इसको फ्रैक्शन में ही पुट करेंगे, परसेंटेज में नहीं पुट करेंगे, क्योंकि 1.1 है। अगर 131 लिखते हैं यहाँ पे तब हम 81 लिखते हैं यहाँ पे, माइनस WP डिवाइड बाई 72.2, तब हम परसेंटेज में लेते हैं। लेकिन फ्रैक्शन में लिखे हैं तो इसको भी हम फ्रैक्शन में ही लेंगे। ठीक है, अब आइए एक्टिविटी और एक्टिविटी नंबर। देखिए इसको हम A से डिनोट करते हैं। A इक्वल्स टू IP बाई C होगा। C जो है वो आपका परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन है, IP क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, और C क्या है, परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन है। अगर A का जो वैल्यू है, एक्टिविटी का जो वैल्यू है वो लेस देन 0.75 होता है तो ये इनएक्टिव सॉइल होगा। IP का A का जो वैल्यू है एक्टिविटी का वो 0.75 से 1.25 के बीच में होता है तो नॉर्मल एक्टिव होगा। अगर ग्रेटर देन 1.25 होता है तो वो एक्टिव सॉइल होगा, जिसको कि हम ब्लैक कॉटन सॉइल के अंतर्गत में भी रखते हैं। ठीक है, मतलब एक्टिविटीज नंबर 0.75 से कम होगा तो इनएक्टिव सॉइल, 0.75 से 1.25 होगा तो नॉर्मल एक्टिव होगा, और ग्रेटर देन 1.25 होगा तो एक्टिव सॉइल होगा। प्लस पार्टिकल साइज डिक्रीजेस अगर WL, WP और IP इंक्रीज करेगा तो। अगर हम लाइम ऐड कर देते हैं सॉइल में तो लिक्विड लिमिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, जबकि WP जो हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट इंक्रीज कर जाएगा, और IP क्या होगा, ओवरऑल डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे अभी यहाँ पे तो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट देखेंगे। देखिए इसमें हम सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार जो सॉइल है अलग अलग साइज के पार्टिकल के अनुसार अलग अलग होता है। 2 माइक्रोन से अगर नीचे की साइज का पार्टिकल्स है तो वो क्ले में आ जाएगा। ठीक है, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में होगा तो वो सिल्ट हो जाएगा, और 75 माइक्रोन से 4.75 माइक्रोन होगा, सॉरी 4.75 mm होगा तो वो सैंड में आएगा, और 4.75 से 80 mm में ग्रेवल होगा, और 80 mm से 300 में कोवल होगा, और ग्रेटर देन 300 mm जो होगा वो क्या होगा, बोल्डर होगा। ठीक है, और ये आपका जो यहाँ पे जो साइज है पार्टिकल्स का वो है आपका कोलॉइडल सॉइल। स्पेसिफिक सरफेस एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। ये आपका जो साइज है ये सब रॉक, ठीक है, जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। ठीक है, रॉक फ्लोर मतलब जो आपका पत्थर होता है अगर उसको पीस दीजिएगा, आटा बना दीजिएगा, अगर उसका साइज 2 माइक्रोन से कम का भी होगा लेकिन वो क्या होता है, प्लास्टिक नहीं होता है। ठीक है, जबकि जो क्ले होता है वो 2 माइक्रोन से कम साइज का होता है लेकिन प्लास्टिक होता है। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी जो है वो साइज पे डिपेंड उतना नहीं करता है।
अब देखिए यहाँ पे अबव 75 माइक्रोन, अगर जो 75 माइक्रोन से ऊपर के साइज का जो पार्टिकल्स होगा वो आपको विजिबल होगा, लेकिन जो 75 माइक्रोन से नीचे के साइज का पार्टिकल्स होगा वो विजिबल नहीं होगा। दूसरा नंबर हम बात करते हैं HRB, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन का जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेवमेंट डिज़ाइन के लिए होता है। इसमें जो आपका ग्रुप नंबर होता है A1 A2 डॉट 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 A8 तक होता है। A2 जो है वो आपका ग्रुप नंबर हो जाएगा, और जो ब्रैकेट में 4 जो लिखा है वो आपका ग्रुप इंडेक्स हो जाएगा। स्मॉलर द ग्रुप नंबर बेटर द सॉइल, जो ग्रुप नंबर अगर स्मॉलर होगा तो सॉइल क्या होगा, बेटर होगा। A8 जो होता है वो हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। A7 जो होता है वो आपका ब्लैक कॉटन सॉइल है, ठीक है। ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू अगर 0 से लेके 20 के बीच में होता है तो मतलब होता क्या है, मतलब 0 से लेके 20 के बीच में ही होता है ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू। अगर A8 सॉइल है तो हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है। A7 जो है वो ब्लैक कॉटन सॉइल है। ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू अगर कम होगा तो सॉइल जो है पेवमेंट के लिए बेटर होगा। स्मॉलर ग्रुप इंडेक्स इज द बेटर द सॉइल फॉर पेवमेंट, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इंडियन स्टैंडर्ड जो सॉइल क्लासिफिकेशन है उसमें सॉइल को कैसे क्लासिफाई किया गया है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हो गया, फाइन ग्रेन्ड सॉइल होगा और हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होगा। तीन टाइप का सॉइल होगा, ठीक है। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में अगर जो सॉइल का पार्टिकल्स जो है वो 50% से ज़्यादा रिटेन्ड हो जाता है 75 माइक्रोन में, मतलब अगर 75 माइक्रोन का चलनी लीजिएगा और उसमें से सॉइल पास कराइएगा तो उसमें देखिएगा कि जितना वेट है, सपोज दैट 100 केजी वेट है, तो अगर 50 केजी से ऊपर अगर चलनी के ऊपर ही रह गया, सपोज दैट 52 केजी रह गया, तो वो किस में आ जाएगा, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में आ जाएगा। मतलब 50% से ज़्यादा रिटेन्ड होना चाहिए 75 माइक्रोन में। अगर 50% से ज़्यादा पास कर जाएगा 75 माइक्रोन से तो उसको हम लोग फाइन ग्रेन्ड सॉइल के अंतर्गत रखेंगे, और हाईली ऑर्गेनिक सॉइल जो होगा वो पीट सॉइल होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंटेंट जो है उसमें ज़्यादा होता है। अब देखिए कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में ग्रेवल आता है और सैंड आता है। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में ग्रेवल आएगा और सैंड आएगा। फाइन ग्रेन्ड सॉइल में अगर 50% से ज़्यादा पास कर रहा है तो उसमें सिल्ट आएगा, क्ले आएगा, और इसमें भी क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। ये तो आपका हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। मतलब देखिए 100 केजी आप वेट लिए, अगर वो 75 माइक्रोन के सीव में चलनी में 50% से ज़्यादा, मतलब सपोज दैट 55 केजी पास कर गया तो वो क्या होगा, फाइन ग्रेन्ड सॉइल होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से आपको ये पता चल गया कि कौन सा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है और कौन सा फाइन ग्रेन्ड सॉइल है। ऑर्गेनिक सॉइल का, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल का हम अलग अभी रख रहे हैं, उसका भी बताएंगे पहचानने का तरीका, ठीक है। तो अब देखिए अब कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में आपका क्या आता है, ग्रेवल आता है और सैंड आता है। फाइन ग्रेन्ड सॉइल में सिल्ट आएगा, क्ले आएगा और ऑर्गेनिक सॉइल आएगा, ठीक है। अब देखिए ग्रेवल और अगर सैंड का बात करें, जो आपका कोर्स फ्रैक्शन हुआ, जो ऊपर में रिटेन्ड हुआ, जब 75 माइक्रोन का अगर आप चलनी रखे तो उसमें सपोज दैट 60 केजी जो है वो ऊपर रिटेन्ड हो गया और 40 केजी नीचे पास हो गया, तो इस 60 केजी में अगर 50% से ज़्यादा, 60 केजी फिर से हम चलनी में डालेंगे। अब चलनी हम चेंज कर दिए, सीव जो है वो चेंज कर दिए। अब जो हम सीव रखे यहाँ पे 4.75 mm का सीव रखे, इसमें से अब हम क्या करें, इस 60 केजी को डालें तो इसमें क्या हुआ, 60 केजी का 50% कितना होगा, 30 केजी होगा। सपोज दैट 35 केजी जो है इस चलनी के ऊपर ही रिटेन्ड हो गया, रह गया, और बाकी जो है 35 के अलावा जो 25 केजी है वो नीचे पास कर गया। मतलब यहाँ हुआ क्या, 50 केजी से भी 50% से भी ज़्यादा कोर्स फ्रैक्शन जो है वो 4.7 mm सीवी पर रिटेन्ड हो गया, मतलब वो क्या है, ग्रेवल है। अगर 50% से ज़्यादा पास कर जाता है तो वो क्या है, सैंड है, ठीक है। यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि ग्रेवल और सैंड में कैसे आप क्लासिफाई करिएगा।
ग्रेवल में आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल आता है, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल आता है, सिल्टी ग्रेवल आता है, क्लेई ग्रेवल आता है। वेल ग्रेडेड को हम लोग GW से डिनोट करते हैं, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल को GP से, सिल्टी ग्रेवल के GM से और क्लेई ग्रेवल को GC से करते हैं। सैंड में उसी तरह वेल ग्रेडेड सैंड होगा तो SW से, पुअरली ग्रेडेड सैंड होगा तो SP से, सिल्टी सैंड होगा तो SM से, क्लेई सैंड होगा तो SC से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जो आपका बताए थे हम फाइन ग्रेन्ड सॉइल में सिल्ट क्ले। सिल्ट को हम M से डिनोट करते हैं, क्ले को C से, ऑर्गेनिक को O से। ठीक है, तो सिल्ट में क्ले और ऑर्गेनिक को हम लोग क्या लिखेंगे, लो कंप्रेसिबल सिल्ट, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट और हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट। लो कंप्रेसिबल सिल्ट में ML से डिनोट करेंगे, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट में MI से डिनोट करेंगे और हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट में MH से डिनोट करेंगे। क्ले में Cl हो जाएगा, Ci हो जाएगा, CH हो जाएगा, ऑर्गेनिक में OL होगा, OI होगा और OH होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, Ml, Mi, MH, Cl, Ci और CH, OL, OI और OH हो जाएगा। ये आपका लो कंप्रेसिबल सिल्ट, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट और हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट हो जाएगा। टोटल मतलब जो ग्रुप होगा वो 18 का होगा। टोटल ग्रुप कितना का होगा, 18 का होगा। ठीक है, याद रखिएगा, टोटल ग्रुप जो है ये पूरा का पूरा 18 का होगा। 18 कैसे, आप तो यहाँ पे देख ही रहे हैं, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 3, 3 3 6 3 9 हो गया, 9 9 9 4 13 13 13 4 17 और एक जो है आपका ऑर्गेनिक है, पीट जो है वो है आपका हाईली ऑर्गेनिक, तो आपका 18 कुल मिला के 18 ग्रुप हो गया। ठीक है, अब देखिए लिक्विड लिमिट का जो वैल्यू है वो अगर 35% से कम होता है तो लो कंप्रेसिबल होगा, 35 से 50% के बीच में होता है तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल होगा और ग्रेटर देन 50% होता है तो हाईली कंप्रेसिबल होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्लियरली? लो कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल और हाईली कंप्रेसिबल। 35% से कम लो कंप्रेसिबल, 35 से 50% इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल और ग्रेटर देन 50% हाईली कंप्रेसिबल होगा। ठीक है, अब देखिए ये है आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP, ये है आपका लिक्विड लिमिट। ठीक है, ये आपका 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 से लेके 60 होगा। ठीक है, देखिए 20 पे हम लेके लिक्विड लिमिट यहाँ से ड्रॉ कर दिए, ए लाइन जो आपका 20 लिक्विड लिमिट पे जो लाइन ड्रॉ होता है वो ए लाइन होता है। इसके बाद एक 35 पे हम ड्रॉ कर दिए और एक 50 पे। ये ऊपर वाला पोर्शन में लो कंप्रेसिबल क्ले होगा, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले होगा और हाईली कंप्रेसिबल क्ले होगा। यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट हो जाएगा या फिर ऑर्गेनिक के इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक क्ले हो जाएगा। यहाँ पे हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे लो कंप्रेसिबल सिल्ट हो जाएगा। ये IP का जो वैल्यू होगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स ए लाइन का 0.73 WL-20 होगा। M ऑर्गेनिक हो जाएगा और O क्या होगा, M जो है इनऑर्गेनिक है और O क्या है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, जो ए लाइन है IP का 0.73 WL-20 होता है। ऐसे IP क्या होता है, WL-WP होता है, WL-WP होता है। ए लाइन का ये होता है। आप कंपेयर करिएगा, सपोज दैट आपको लिक्विड लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है, प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है, तो IP यहाँ से कैलकुलेट किए, फिर इसके बाद IP यहाँ से कैलकुलेट किए। अब देखिए कि ए लाइन मान लीजिए 29 आ रहा है मेरा, और जो हम यहाँ से ये कैलकुलेट किए इसका 30 आ रहा है, तो सबको ऊपर में आएगा 30। ठीक है, सपोज दैट लिक्विड लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है 50% और जो ए लाइन है आपका, ए लाइन का IP आ रहा है 29 आ रहा है और इसका क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, तो ऊपर में हो जाएगा मतलब इंटरमीडिएट सॉरी ये हो जाएगा हाईली कंप्रेसिबल होगा, क्योंकि 50 के बाद दिया है। सपोज दैट यहाँ पे 55 दिया हुआ है, 50 देगा तो ये आपका बाउंड्री कंडीशन में आ जाएगा, मतलब CH और CI दोनों हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आप करिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आप देखिए ऑर्गेनिक सॉइल का क्या कैसे हम लोग पहचानते हैं ऑर्गेनिक सॉइल के। अगर लिक्विड लिमिट का जो वैल्यू है, लिक्विड लिमिट का वैल्यू जो है वो 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू अगर डिक्रीज जो करता है लिक्विड लिमिट के बाद कुछ वैल्यू कुछ टाइम के बाद 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू से ज़्यादा डिक्रीज करता है तो वो ऑर्गेनिक सॉइल है। ठीक है, बाउंड्री केस हमेशा होगा तो हम लोग प्रिफरेंस हमेशा कोर्सर सॉइल को देंगे, हमेशा पहले कोर्सर को पहले लिखेंगे, इसके बाद फाइनल को लिखेंगे। मतलब ये आपका सिल्ट जो है कोर्सर होता है एज कम्पेयर टू क्ले, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक कंडीशन है, और एक कंडीशन है, ये भी आप देखिएगा।
कि देखिए जो अगर वेल ग्रेडेड ग्रेवल रहता है तो उसमें फाइन्स जो है वो 5% से कम होता है। फाइन्स जो है अगर 5% से कम होगा तो वेल ग्रेडेड क्या होगा, ग्रेवल होगा। अगर सी का वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगा, सी का वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करेगा तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा। ठीक है, और वेल ग्रेडेड सैंड कब हो, सॉरी पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कब होगा, जब फाइन्स लेस देन 5% होगा और ये सी का वैल्यू ग्रेटर देन 4 नहीं होगा, सी का वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई नहीं करेगा, मतलब ऊपर वाले जो कंडीशन है उसको नहीं पूरा फुलफिल हो पा रहा है, तो वो आपका पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल हो जाएगा। सिल्टी ग्रेवल कब होगा, अगर फाइन्स जो है वो ज़्यादा होगा 12% से, तो वो आपका सिल्ट, क्योंकि सिल्ट में फाइन ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ग्रेवल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये उसी तरह से अगर सिल्टी ग्रेवल होगा तो फाइन्स ग्रेटर देन 20% होगा। आईपी के वैल्यू पर यहाँ पे डिपेंड करता है, आईपी लेस देन 4%, और अटरवर्क लिमिट में जो ए लाइन है वो बिलो अगर लाई करता है नीचे में तो होगा आपका, या फिर इसमें अगर ए लाइन अबोव में लाई करता है तब होगा। ठीक है, सी यू इक्वल्स टू D60/D10, ये तो हम बताए ही थे। सी यू का वैल्यू जो हमेशा लाई करता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए 1 से 2 के बीच में लाई करता है। वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए सी यू का वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगा, और वेल ग्रेडेड सैंड के लिए जो सी यू का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 6 होगा। वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो या फिर सैंड हो, उसमें कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का जो वैल्यू होना चाहिए 1 से 3 के बीच में लाई करना चाहिए, D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट परमेबिलिटी। परमेबिलिटी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वाले जो नोट्स बनाएंगे 2 या 3 क्लास होगा। जैसे कि आरसीसी डिजाइन 3 क्लास में पूरा का पूरा आरसीसी डिजाइन के शॉर्ट नोट्स का रिवीजन हो गया था, उसी तरह सॉइल मैकेनिक्स का भी 3 होगा और तीनों में आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम पहला लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करके ही जाइएगा और जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।